चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये अनसॉल्व एफ-एल लैडर पढ़ने के बाद हमारे पास कुछ सॉल्व प्रॉब्लम है, उनको हम पहले पढ़ते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर ये 6 है शायद, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम, क्वेश्चन पर राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन डेसिमल। अब डेसिमल में इनपुट लेने के लिए क्या क्लियर होना चाहिए, कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे और कौन सा फंक्शन। डबल, नेक्स्ट डबल, क्लियर है। एंड क्वांटिटी परचेज्ड, कितनी क्वांटिटी हमने परचेज किया वो प्रोडक्ट का, उसे हमें इंटीजर में लेना है। ठीक है, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एंड डिस्काउंट ऑफ द टोटल ऑन द टोटल कास्ट, जितना भी टोटल कास्ट आया उसमें से डिस्काउंट कैलकुलेट करना एज पर द गिवन कंडीशन। ये नीचे हमें दिया हुआ है कि अगर हमारा टोटल कॉस्ट 25,000 से ज़्यादा है, मोर 25,000, तो हमें 11% का डिस्काउंट देना है। यही है। अगर हमारा इस रेंज के बीच पे है, 15,000 से 25 है, ओके भैया, फोन नॉट रीचेबल आ रहे हैं। 25 है ना, 15,000 से 25,000 के बीच में, तो ये वाला 8% हमें डिस्काउंट देना है। और 3,000 से अगर 14,999 इसके बीच में है तो हमें 6% का। और अगर तीनों में से कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा तो लास्ट में एल्स पे हमें कितना का डिस्काउंट देना है, 3% का। ठीक है, लास्ट में लिखा ऑल्सो कैलकुलेटेड द नेट अमाउंट टू बी पेड। अब नेट अमाउंट क्या होगा, जितना डिस्काउंट हमने दिया उसको माइनस कर दो टोटल डिस्काउंट से, तो जो हमें डिस्काउंट माइनस किया और फिर जो वैल्यू मिलेगी वो उतना अमाउंट हमें पे करना होगा, वही हमारा नेट अमाउंट है। क्वेश्चन समझ आया। देन प्रिंट द प्राइस, क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट एंड डिस्काउंट एंड नेट अमाउंट, ये सब प्रिंट करा देना है। अरे सुन तो कैसे करेंगे, ब्लूजे हमने खोल लिया, यहाँ पे क्लास बना लेते हैं। P6 करके मैंने बनाया, प्रॉब्लम नंबर 6 है हमारी। ठीक है, रिस्पॉन्स करते जाना। क्वेश्चन समझ आ गया ना, बोलो। आवाज आ रही है। हेलो, यस सर। बोलने में प्रॉब्लम क्या है, पूछ रहा हूँ, बोल नहीं रहे कोई। सबको क्लियर है ना क्वेश्चन। अब इनपुट लेना है तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, इसके बाद क्लास बनाएंगे और क्लास हमारा है P6 नाम का। मैं बोल दे रहा हूँ, रुक जा थोड़ा। देन यहाँ पे हम मेन मेथड बना लेंगे। ऑब्जेक्ट, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमें इनपुट लेना है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब हमको इनपुट क्या लेना था, डेसिमल में वैल्यू चाहिए थी प्रोडक्ट का। ठीक है, प्राइस, सबसे पहले हम मैसेज प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैसेज में बोलो इंटर प्राइस। इसलिए जल्दी जल्दी में रेडी हो रहे हैं। शादी डबल प्राइस इक्वल SC डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट डबल, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या इनपुट लेना था, बताओ। क्वांटिटी परचेज्ड। इंटर
क्वांटिटी, इंटीजर में लेना है इसको, QTY करके वेरिएबल बना लिया, SC डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ पे यही फंक्शन कॉल होगा क्योंकि हमने क्वांटिटी को इंटीजर में लेना था, वेरिएबल इंटीजर टाइप का बनाया है। क्लियर है? जैसे मैं प्रोग्राम सॉल्व करता जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऐसे ही तुम लोग को भी करना है। अब क्या करना है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट के लिए हम डबल टोटल करके एक वेरिएबल बनाए और इसमें हम क्या करेंगे, प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, हमको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो प्राइस का मल्टीप्लाई कराओ क्वांटिटी से। तो अगर हमारे पास क्वांटिटी है 5 और एक क्वांटिटी का प्राइस जो भी होगा वो हमने इनपुट ले लिया है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। और हमने टोटल नाम के वेरिएबल जो कि डबल टाइप का वो स्टोर करा लिया। अब हमें डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल डिस्काउंट करके एक वेरिएबल हमने बना लिया। ठीक है, क्या बना लिया, डिस्काउंट करके एक वेरिएबल जो कि अभी 0 है डिस्काउंट। ठीक है, और ये डिस्काउंट की जगह शॉर्ट में डिस करके भी कर सकते, मान लो मैंने डिस्काउंट ही बना लिया। अब यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ़, और कंडीशन क्या है कि अगर हमारा टोटल प्राइस ग्रेटर देन है 25,000 के, यही था ना, मोर देन 25,000, तो हमने ये कंडीशन लिखी, फर्स्ट कंडीशन, कि अगर हमारा टोटल प्राइस जो है वो क्या है, 25,000 से ग्रेटर है, तो डिस्काउंट जो भी कैलकुलेट करना है हम वो जो ऊपर ये वेरिएबल बनाए थे ना, इसी में डिस्काउंट स्टोर करा लेंगे कैलकुलेट करके। डिस्काउंट कितना परसेंट का, 13 है, 11। तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज, सबसे पहले हमारा जो टोटल मल्टीप्लाई बाई 11 एंड डिवाइड बाई, ऐसे ही करेंगे, राइट है, यही तो लिखा था। चलो ठीक है, एलसेफ मैथ में यार हेल्प कर दिया करो यार, रिस्पॉन्स नहीं करते हो ठीक से। अरे सर हो गया, अब आप देख लीजिए। तो हमें क्या करना था, ठीक है आगे ध्यान दो। ये कौन सर, ये कौन सी प्रोग्राम है? ये है प्रॉब्लम नंबर 6, पेज नंबर पता नहीं, अरे सॉल्व 112। सेफ लैडर के बाद। तो हमको क्या करना था कि फर्स्ट हमने इनपुट ले लिया, प्राइस प्रोडक्ट का इनपुट ले लिया, हमने क्वांटिटी इनपुट ले लिया और हमने टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लिया। अब डिस्काउंट की बारी है। तो सबसे पहला कि अगर हमारा टोटल कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया वो 25,000 से ज़्यादा है तो 11% डिस्काउंट, हमने ये कर लिया, जो भी फार्मूला होता है इम्प्लीमेंट किया, टोटल मल्टीप्लाई बाई 11 एंड ये। ठीक है, यहाँ पे 11.0 लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं है तो फिर दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि अगर हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो 15 से 25 के बीच में है तो, ठीक है, 15,000 से 25,000 इसके बीच में है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो टोटल कॉस्ट है, टोटल ग्रेटर देन इक्वल है अगर 15,000 के एंड टोटल हमारा लेस देन इक्वल है 25,000 के, तो उस केस में ये हमने ऐसे ही रेंज दिया ना, रेंज की कंडीशन ऐसे ही बनाते हैं, कोई भी नंबर अब ले लो जो इन नंबर के बीच में है, वो उस केस में ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर मान लो मैंने इसमें नंबर ले लिया 20,000, तो ये बताओ शुरुआत यहीं से चेक करेगा, तो टोटल में 20,000 आया, 20,000 क्या ग्रेटर है 25 से, नहीं, एलसीएफ पे आएगा, 20,000 क्या ग्रेटर है 15 से, यस, 20,000 क्या लेस है 25 से, यस, यानी ओवरऑल कंडीशन ये वाली ट्रू होगी, वो रेंज पे आएगा। ठीक है, तो कंडीशन ये वाली समझ आ रही है खुशनबी, ज्योति?
Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे डिस्काउंट हमें कितना कैलकुलेट करना है बताओ? 8.0%. 8 है ना, तो टोटल मल्टीप्लाई बाई 8.0। यार एंड डिवाइड बाई 100.0, ये हो गया। दूसरी कंडीशन फिर से लगानी है, एल्स इफ मान लो ये भी कंडीशन हमारी गलत है, तो फिर क्या होगा? अगर हमारा जो टोटल कॉस्ट है 3,000 है कि 30,000? 3,000 है ना, 30,000 है क्या? Yes, sir. 3,000. 3,000 से 14,999 के बीच का है, ठीक है। तो सेम यही कंडीशन हम कॉपी करेंगे, बस वैल्यू चेंज करेंगे, क्योंकि हमें रेंज देना है यहाँ पे भी ना, कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में हो अगर। और यहाँ पे 14,999, ठीक है। तो अगर इसके बीच में है इंक्लूडिंग, वो 3,000 भी हो सकता है, वो इतनी 14,999 भी हो सकता है, या फिर इनके बीच की कोई भी नंबर वो टोटल कॉस्ट में आ सकती है। तो अगर इसके बीच के रेंज में है अगर हमारा टोटल कॉस्ट, तो हमें क्या कैलकुलेट कर लेना है? डिस्काउंट की वैल्यू कितना परसेंट? 6%। तो यहाँ पे 8 की जगह 6 कर दो। इसके बाद अब अगर सीधे एल्स, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन है, देन अदरवाइज एल्स 3% का, तो यहाँ पे एल्स लगा दो। जब अदरवाइज तो मतलब जब सब कुछ फेल है, तो लास्ट में जो फाइनल अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है, तो फिर बाय डिफॉल्ट उसे 3% का डिस्काउंट मिलना चाहिए। ये लो, डिस्काउंट हमने कैलकुलेट करने का कोड पूरा लिख दिया। अब डिस्काउंट हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमको कैलकुलेट करना नेट प्राइस। तो हम बाहर आएंगे, डबल नेट प्राइस करके वेरिएबल बनाया, और टोटल का माइनस कर देंगे जो भी डिस्काउंट आया होगा उससे, तो हमें नेट प्राइस मिल जाएगा। सही है? Yes, sir. अब इसके बाद सबको प्रिंट करा देना है, बन गया प्रोग्राम। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या क्या प्रिंट कराना है? प्रिंट द प्राइस, क्वांटिटी, देन टोटल कॉस्ट, डिस्काउंट, यानी सब कुछ प्रिंट करा देना है, ठीक है। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इक्वल, प्राइस नाम का वेरिएबल था, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट QTY वेरिएबल पे था, ठीक है। देन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट टोटल नाम के वेरिएबल पे था। देन टोटल डिस्काउंट एंड नेट प्राइस, डिस्काउंट डिस्काउंट हमने डिस्काउंट नाम के वेरिएबल पे बनाया है, स्टोर किया है, और लास्ट में नेट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, या सिंपल नेट प्राइस लिख दो, हो गया। नेट प्राइस के लिए हमने नेट प्राइस वेरिएबल बनाया है, नेट प्राइस, बस हो गया इतना। फिनिश प्रोग्राम। फिर से एक बार देखते हैं हमने क्या किया। इनपुट लेना था, तो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के लिए हमने ये पैकेज लिखा है java.util.star। इसके बाद क्लास बनाया, क्लास के बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये मेन मेथड का पूरा सिंटेक्स है।
मेन मेथड डिफाइन किया क्लास के अंदर, यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ये स्कैनर क्लास है, एससी ऑब्जेक्ट का नेम है, ये पूरा सिंटेक्स सबको पता है। ठीक है, उसके बाद मैसेज प्रिंट किया एंटरप्राइज, ये आउटपुट में एज इट इज़ आएगा। देन यहाँ पे डबल टाइप का प्राइस नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हम इनपुट ले रहे हैं प्राइस। ठीक है, जब ये इनपुट हो जाएगा उसके बाद फिर एक मैसेज आएगा इंटर क्वांटिटी। अब क्वांटिटी को इंटीजर में इनपुट लेना था, हमने वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का QTY, और यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया sc.nextInt जो कि इनपुट लेगा। उसके बाद हमने टोटल नाम का वेरिएबल बनाया डबल टाइप का, देन प्राइस इनटू क्वांटिटी करके हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया, टोटल कॉस्ट। डिस्काउंट वेरिएबल अभी बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा, हम यहाँ पे फिर उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं लॉजिक के अकॉर्डिंग कि अगर ग्रेटर देन 25 है तो टोटल का 11% जो भी है इसमें आ जाए, अगर इस रेंज के बीच में है तो ये वाला 8% आ जाए, ऐसा। तो डिस्काउंट में फाइनल कुछ ना कुछ आएगा, वो डिपेंड करता है कि टोटल की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ ना कुछ वैल्यू डिस्काउंट में आने वाली है। ठीक है, और इसके बाद हम लास्ट में जब डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा, इस कंडीशन में कोई ना कोई कंडीशन चलेगी और डिस्काउंट मिलेगा हमें कुछ ना वैल्यू, तो हम नेट प्राइस फिर कैलकुलेट कर रहे हैं। नेट प्राइस वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं टोटल माइनस डिस्काउंट जो कि नेट प्राइस होगा जो हमें पे करना है। देन सारी डिटेल्स जो भी हमने अभी तक कैलकुलेट की वो सब प्रिंट करा दिया। क्लियर है? इसको रन करते हैं। इंटरप्राइज प्राइस मांग रहा है, मान लो हमने 500 दिया एक सिंगल प्रोडक्ट का, क्वांटिटी हमने दे दी 5, तो देखो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 500 आया, क्वांटिटी 5 है, तो टोटल कॉस्ट हमारा 500 इंटू 5 गया तो 2500 आ गया। तो डिस्काउंट 75%, क्यों 75% क्यों आया? क्योंकि ये 2500 जो है हमारा ये एल्स पे गया, क्योंकि ये किसी भी कंडीशन को ट्रू नहीं किया, ये अदरवाइज वाला है, यानी 3% कैलकुलेट हुआ। सही है ना? बताओ। यस सर। तो 2500 का 3% क्या होगा? $75। तो वो हमारा डिस्काउंट आ गया। अब नेट प्राइस जो है 2500 था, तो अब 2500 माइनस 75 किया तो वो जो भी आएगा वो हमारा नेट प्राइस होगा। बस, तो ऐसे प्रोग्राम बनाने हैं। क्लियर है? बन जाएगा? यस सर। ओके। अब यहाँ पे देखो, ये जो परसेंटेज वैल्यू दी हुई है, तो हमने डायरेक्ट एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ प्रोग्राम में, ठीक है, बट यहाँ पे उस परसेंटेज को डायरेक्ट यहाँ पे कैसे वो एग्जीक्यूट करके उसकी वैल्यू क्या लिखा है, 0.1111 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दिया। और अगर उसने ऐसा किया है तो फिर डिवाइड वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हम कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो, लॉजिक है अपना अपना। ठीक है ना? इसको करना है। यस सर। राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ कैरेक्टर इनपुट, चेक द एंड प्रिंट वेदर इट इज कैपिटल लेटर। अच्छा, ये तो कल कर चुके हैं ना, चलो फिर इसको छोड़ो, ये कल कर चुके हैं, बन जाएगा ना सबसे। ऐसे ही लॉजिक कुछ लिखे थे हमने कल। हाँ सर, अपर केस लोअर केस का। हाँ, ये बन जाएगा सबसे, ये हमने कल किया था। इसको स्किप करते हैं। इसमें क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ कैरेक्टर इनपुट, कन्वर्ट द कैरेक्टर इनटू अपोजिट गेट्स। ठीक है, अभी क्या है प्रोग्राम में जो आया है कि अब अपोजिट केस में हमें कैरेक्टर को कन्वर्ट करना है, देन प्रिंट कराना है ओरिजिनल एंड न्यू कैरेक्टर। कैसे? मान लो कैरेक्टर हमारा जो इनपुट आया, ठीक है, केस अपर केस या लोअर केस, अगर हमारा कैरेक्टर स्मॉल में आया तो इसे कन्वर्ट कर देना, इसका अपोजिट केस होगा ये। और अगर हमारा कैरेक्टर जो आया इसमें, तो इसका अपोजिट केस होगा ये। समझ रहे हो? अगर हमारा कैरेक्टर आया स्मॉल एस तो इसको कर दो कैपिटल एस। अगर हमारा कैरेक्टर आया इनपुट कैपिटल एस तो इसको कर दो स्मॉल एस।
ऐसे। देन ओरिजिनल कैरेक्टर एंड न्यू कैरेक्टर जो भी अपोजिट में कन्वर्ट किया वो प्रिंट करा देना है, ठीक है। तो इसका लॉजिक क्या होगा वो देखो। मेरे पास मान लो एक इनपुट आया, ये इस कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है, ठीक है। कैपिटल ए का जो आस्की वैल्यू है वो कितना होता है 65, इसका कितना होता है 97। 7। 9। अब ऐसे ही इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखो, कितने का डिफरेंस है 32 का डिफरेंस है। तो अगर मैं इस ए का कैपिटल ए का जो आस्की वैल्यू मिला 65, इसमें अगर 32 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 97 मिल जाएगा, जो कि किसका आस्की वैल्यू है स्मॉल ए का। स्मॉल ए का। और अगर यहीं पे मैं -32 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 65, कैपिटल ए। जो कि ये कैपिटल ए का आस्की वैल्यू। ऐसे अब किसी भी आस्की वैल्यू की बात करो, क्योंकि अब बी की बात करेंगे तो कैपिटल बी स्मॉल बी, तो कैपिटल बी का क्या होगा 66, इसका क्या होगा 98। 9। बट इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 32 है ना। अगर मैं +32 कर दूं तो मुझे यहाँ पे 98 मिलेगा जो कि स्मॉल बी का है, और अगर मैं यहाँ पे -32 कर दूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 66 जो कि कैपिटल बी का है। तो मतलब हमको ये तो क्लियर है कि जो स्मॉल लेटर अल्फाबेट हैं वो उनकी आस्की वैल्यू ग्रेटर होगी हमेशा किससे अपर केस वाले अल्फाबेट से, अगर हम सेम अल्फाबेट की बात करें तो, ठीक है। तो अब क्या करना है, और हमें ये भी पता चल गया कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस गैप आ रहा है वो 32 का गैप है। तो जब भी कैरेक्टर लोअर केस में आए, इफ कैरेक्टर इज इन लोअर केस, देन हमें उसकी आस्की वैल्यू में 32 का माइनस कर देना है, तो उसका अपोजिट वाला कैरेक्टर हमें मिल जाएगा अपर केस में। क्लियर है। कैरेक्टर जो है अगर अल्फाबेट लोअर केस में है तो हमको उसकी आस्की वैल्यू में से 32 क्या करना है माइनस, तो उसका अपोजिट केस वाला कैरेक्टर का आस्की वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है। और अगर हाँ यस सर। ओके, और अगर अपर केस में कैरेक्टर हमारा अपर केस में आ रहा है तो हमें 32 प्लस कर देना है उसकी आस्की वैल्यू में, तो जो नंबर मिलेगा वो उसके अपोजिट केस यानी स्मॉल लेटर में मिल जाएगा, और सेम उसी कैरेक्टर का अपोजिट केस। अब ये चीज करेंगे कैसे, तो हमने पढ़ा था क्या कास्टिंग, पढ़ा था ना कास्टिंग। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो इधर देखो, मान लो कुछ देर के लिए कैर ch में हमने इनपुट लिया sc.next.char@0, ये इनपुट आ गया। अब एज्यूम करो कि ch में इनपुट आ गया, हमने दे दिया स्मॉल b, ये इनपुट आ गया है, एज्यूम करना है हमें, ठीक है। तो अब हम कोड क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले इंट n इक्वल ch को रख लूं, तो n में क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्सप्लिसिट कास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, इम्प्लिसिट हो जाएगा, क्योंकि ch का यानी कैर डेटा टाइप है, तो 2 बाइट का डेटा मैं 4 बाइट में रख रहा हूँ ना ऐसे, तो इम्प्लिसिट कास्टिंग हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो n में क्या जाएगा, तो ch में अगर स्मॉल b आया है तो n में वो कैरेक्टर की जगह उसका आस्की वैल्यू n में स्टोर होगा, यानी n में क्या स्टोर होगा 98, ठीक है। अब मैं n इक्वल n -32 कर दूं तो n में अब क्या चला जाएगा 98 - 32 क्या जाएगा 66, यानी n की वैल्यू अब क्या हो गई न्यू वैल्यू 66। अब इस n को वापस मैं कन्वर्ट कर लूं कैरेक्टर में, कैसे, ऐसे मैं एक नया कैरेक्टर यहाँ वेरिएबल बनाऊं, कैर ch1 करके बना लेता हूं इक्वल, और टाइप कास्ट यहाँ एक्सप्लिसिट करना पड़ेगा क्योंकि हम इंटीजर से कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसको करना है n को। तो अब n में रखा है 66
और इस 66 को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन टाइप कास्ट करके, किसमें, कैरेक्टर में। तो अब इस CH1 में क्या जाएगा, जिस कैरेक्टर का ये आस्की वैल्यू होगा वो कैरेक्टर उसमें जाएगा। तो ये किसका आस्की वैल्यू है, कैपिटल बी का। तो ये कैपिटल बी CH1 में ऐसे स्टोर हो जाएगा। अब मेरे पास CH में क्या है, CH में है स्मॉल b और CH1 में क्या है, कैपिटल बी। कैपिटल बी। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूं ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल कैरेक्टर मेरा किस में है, CH में ना, और न्यू कैरेक्टर किस में है, CH। हाँ CH1 में। ठीक है, ऐसे CH1, ये लॉजिक है। ठीक है, इसको और हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, इतना लाइन ना लिखकर हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, बट अभी हम इतना इम्प्लीमेंट करते सिंपल चीज डिटेल्ड में। ठीक है, फिर उसको भी बताता हूँ। चलो इसका प्रोग्राम बनाते हैं। ये P कौन सा नंबर है, प्रॉब्लम नंबर 7 है ना, 8 है। चलो हमने 7 लिख दिया, हम कल चेंज कर देंगे। import java.util.start class P8। scanner SQL new scanner system.in system.out.print और हमने यहाँ पे मैसेज दिया इंटर अ करेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे कैर CH इक्वल न्यू, सॉरी न्यू नहीं लिखना, SC डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0। कैरेक्टर इनपुट आ गया। अब मैंने जो लॉजिक बताया कि हमने प्लस करना है या माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस किया था, और क्यों, क्योंकि ये कैरेक्टर हमारा लोअर केस में था। अगर यही कैरेक्टर हमारा अपर केस में होता तो फिर हमें यहाँ पे n+32 करना होता, सेम लॉजिक, बस यहाँ माइनस की जगह प्लस करना होता। बट अब कब प्लस करना है कब माइनस, ये डिसाइड कैसे करेंगे, तो ये डिसाइड होगा, हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ और एल्स। क्यों, क्योंकि हम देखेंगे पहले कि जो कैरेक्टर इनपुट आया है वो लोअर केस में आया है कि अपर केस में। अब ये लोअर केस है कि अपर केस कैसे चेक करेंगे, ये प्रोग्राम तो कल ही हमने बनाया था कि नहीं बनाया था। कंडीशन सबसे पहले इफ, और बोलेंगे कि जो कैरेक्टर इनपुट आ रहा है क्या वो ग्रेटर देन या इक्वल है स्मॉल a के, एंड CH क्या वो लेस देन इक्वल है स्मॉल z के। तो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, मतलब क्या है कि हमारा जो कैरेक्टर इनपुट आ रहा है वो लोअर केस में है, हाँ तो लोअर केस में है। तो इस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल की मुझे जरूरत होती थी, इंट n, बाई डिफॉल्ट इसमें 0 रख लेता हूँ। ठीक है, और एक कैर CH1। ठीक है, इसका भी ये, चलो इसको छोड़ो, नहीं बना ही लेता हूँ, कैर CH1 करके हमने बना लिया, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐसे खाली छोड़ देता हूँ। ठीक है, स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस से इनिशियलाइज किया हूँ, इसमें फिर बाद में चेंज होगा तो नया वैल्यू ही आएगा। ठीक है, वो इनिशियलाइज करना पड़ता है क्योंकि लोकल वेरिएबल की वैल्यूज़ इनिशियलाइज नहीं होती है, और डायरेक्ट फिर जब हम आगे इसको यूज़ करते हैं तो एरर आती है। तो उस एरर से बचने के लिए हमने बाय डिफ़ॉल्ट n को 0 से इनिशियलाइज कर दिया और CH1 वेरिएबल को खाली स्पेस से इनिशियलाइज किया है। ठीक है,
बाद में जब इस CH1 में नई वैल्यू आएगी तो पुरानी वैल्यू ऑटोमेटिक हट जाएगी। क्लियर है इतना? Yes, sir. अब यहाँ पे मैंने n इक्वल क्या किया, CH को स्टोर कर लिया। तो अब n इक्वल n माइनस 32 करना पड़ेगा मेरे को। और अब CH में क्या इस वेरिएबल को ना भी बनाए ना तब भी चलेगा, ठीक है। लॉजिक कई है बट चलो ठीक है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही कर देता हूँ। CH1 इक्वल और यहाँ पे कैर में हमें कन्वर्ट करना है किसको, n को। हो गया काम। और सेम यही चीज मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। और अगर वो अपर केस में नहीं होगा तो फिर वो जाहिर सी बात है कि अगर अपर केस में नहीं है तो सॉरी लोअर केस में नहीं है तो अपर केस में ही होगा। तो मैं डायरेक्ट एल्स लगा देता हूँ, एल्स लगा के कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेस्ट किया, बस यहाँ पे अपर केस के केस में यहाँ पे प्लस करना है 32 का। क्लियर है? ये लॉजिक लग गया। Yes, sir. ये लॉजिक लग गया। अब ओरिजिनल कैरेक्टर तो मेरा CH में स्टोर है और जो न्यू कैरेक्टर है वो CH1 में आएगा, ठीक है। तो अब इनके बाहर आके सीधा प्रिंट करा देना है सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन। ओरिजिनल कैरेक्टर इक्वल प्लस CH में था और यहाँ पे न्यू कैरेक्टर CH1 नाम के वेरिएबल पे है। बस इतना कर दिया, खत्म। रन करते हैं, फिनिश। मैंने दिया स्मॉल e, तो ओरिजिनल कैरेक्टर स्मॉल e प्रिंट हुआ और न्यू कैरेक्टर कैपिटल E, है ना। मैं फिर से रन करता हूं, अभी मैं देता हूं कैपिटल E, तो ओरिजिनल कैरेक्टर कैपिटल E आया और न्यू कैरेक्टर स्मॉल e, यानी ये कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है? तो जब मैंने इस प्रोग्राम को समझना, यहाँ पे इनपुट दिया, जब मैंने स्मॉल e इनपुट दिया, ठीक है, तो ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ स्मॉल e के केस में, क्योंकि ये इसी रेंज के बीच में है स्मॉल a टू z के। तो अंदर आया और यहाँ पे जो कैरेक्टर स्मॉल e है उसकी आस्की वैल्यू में 32 का माइनस किया, देन उसको कन्वर्ट किया और CH में स्टोर करा लिया। जब वो कन्वर्ट करेगा, आस्की वैल्यू माइनस करेगा 32 का, तो वो किसकी आस्की वैल्यू मिलेगी? कैपिटल E की। और वही कैपिटल E CH1 में आ गया और लास्ट में फिर यहाँ आके प्रिंट करा दिया, चला ही नहीं, है ना। और जब मैंने कैपिटल E इनपुट किया तो ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स, क्योंकि कैपिटल E स्मॉल a टू z की रेंज में है नहीं, तो एल्स वाला चला। और यहाँ पे क्या किया कि वो कैपिटल E के आस्की वैल्यू जो कि n में हमने स्टोर कर लिया है उसमें 32 का प्लस किया, तो क्या मिलेगा हमें? स्मॉल e का आस्की वैल्यू मिल जाएगा। और उसको जब कन्वर्ट किया यहाँ कैरेक्टर में तो स्मॉल e मिल गया उसे। समझ आ रहा है? Yes, sir. किसी को डाउट इसमें, इस प्रोग्राम में? अब देखो, ये लॉजिक मतलब इस प्रोग्राम को और भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता था। मैं चाहता तो मुझे अलग से यहाँ वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ये वाली, ठीक है। मैं चाहता तो मुझे ये भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं देखो इसको भी करके दिखाता हूँ। ये हटा दिया मैंने, ये सब भी हटा दिया, इसको हटाओ, ये हटा दिया और यहाँ पे ये भी हटा दिया। अब करूँगा कैसे? बस मुझे यहाँ पे न्यू कैरेक्टर और यहाँ पे भी CH1 को ही करना, दोनों जगह मैं CH1 को ही प्रिंट कराऊंगा। बट इसको यहाँ से हटाया। अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, जो इनपुट आया बस चेक कराना है वो जो इंटर्ड कैरेक्टर है वो स्मॉल लेटर में है क्या? यस। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट तो कराओ। सबसे पहले तो ओरिजिनल प्रिंट करा दो और उसके बाद यहाँ पे CH माइनस इक्वल 32 कर दो
तो उसी में वो 32 का माइनस होके और ऑटोमेटिक यहाँ इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगा, और जो कन्वर्टेड कैरेक्टर मिलेगा वो उसका अपोजिट केस में मिल जाएगा, और वो अपडेटेड वैल्यू सी एच की न्यू कैरेक्टर मिलेगी। सेम यही चीज़, इसको मैं ना अभी एक्सप्लेन करता हूँ अगर ना समझ आ रहा हो तो। यहाँ पे +30, बस इतना कर दो, ये भी प्रोग्राम परफेक्ट चलेगा, वैसा ही चलेगा। देखना, कंपाइल किया मैंने, यहाँ पे स्मॉल बी इनपुट किया, देखो ओरिजिनल कैरेक्टर स्मॉल बी आ रहा है, न्यू कैरेक्टर कैपिटल बी आ रहा है ना। तो अभी ये बताओ, जो इससे पहले प्रोग्राम बनाया था वो प्रोग्राम सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर, फुल क्लियर। खुशनवी, ज्योति, हाँ सर क्लियर है। और ये वाला ये वाला भी। पक्का? देखो मैं फिर भी बता दे रहा हूं, हो क्या रहा है कि जब हमने यहाँ पे दोनों जगह पे हम सी एच प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी सी एच, यहाँ पे भी सी एच, बट इसके बीच में हम वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं सी एच +=32 और सी एच -=32। हो क्या रहा है, तो सी एच में मान लो कि इसी की बात करें, सी एच में अभी क्या है, बी स्टोर है, स्मॉल बी। तो सी एच में सबसे पहले जो इंटर आया वैल्यू स्मॉल बी, वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल बी प्रिंट हो गया, और उसके बाद जस्ट ये प्रिंट होने के बाद ये लॉजिक लगा है कि अगर स्मॉल बी है तो स्मॉल बी के केस में हमें ये वाला काम करना है, क्या, माइनस करना है। तो इसका मतलब क्या है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हमने पढ़े थे, सी एच इक्वल सी एच CH -32। तो सी एच का अब यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, तो उस कैरेक्टर का ASCII वैल्यू यहाँ पे आएगा। तो सी एच की ASCII वैल्यू यानी बी, बी की ASCII वैल्यू क्या होगी, 98। -32, ठीक है। अब ये चीज जब कैलकुलेट होगी तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 66, ठीक है। बट ये 66, अब जब मैंने ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर लगा के ऐसे काम किया ना, तो ये ना इम्प्लिसिट बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो रहा है, कास्टिंग हो रही है, और ये 66 एज अ करेक्टर सी एच में कन्वर्ट होके स्टोर हो जाएगा। तो अभी सी एच की वैल्यू पहले क्या थी, स्मॉल बी, अब ये स्मॉल बी से हटके सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल। और जब अब प्रिंट कराएगा सी एच को, तो यहाँ पे हमें कैपिटल भी मिल जाएगा। इस तरह से वो काम कर रहा है। अब हमेशा ये ध्यान देना कि जब ऐसा काम करना हो तो तुम कभी भी इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सप्रेशन मत ऐसे लिख देना कैरेक्टर के साथ। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ही यूज करना कैरेक्टर के साथ अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो अगर तुम इसको ऐसे लिख दिया ना, सी एच इक्वल सी एच +32 और ऐसा लिखा है सी एच इक्वल सी एच -32, तो ये आ जाएगा एरर। ऐसे तुम खुला एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते एक्सपेंडेड फॉर्म में। शॉर्ट हैंड में लिखोगे वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो जाता है, बट ऐसा लिखोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगी कि ये जो कैलकुलेशन होगा इसका रिजल्ट पूरा इंटीजर में आ जाता है, ठीक है। अब इंटीजर को फिर ये इंटीजर लिटरल को कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर पाता डायरेक्ट, तो ये एरर क्या दे देता है, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन का। तो इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तुम ऐसे ही शॉर्ट हैंड में लिखोगे, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके। तो वही चीज यहाँ पे इस प्रोग्राम में हो रहा है। क्लियर है, समझ आया, बन जाएगा? यस सर। यस सर। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो, ये प्लस इक्वल माइनस इक्वल वाला ही काम कर रहा है। Write a program to take a character input, convert the character into opposite case and output the original and new character। ये तो सेम है, बट कर क्या रहा है इसमें? इसमें डिजिट लिया है सर।
कहाँ था वैभव भाई? चला भी गया। नहीं पढ़ते हो भाई? एक तो टाइम से आना नहीं है, क्लास बीच में छोड़ के चले जाना है। आउटपुट देखिए सर इसका। इफ द इनपुट करेक्टर जी देन ये, इफ द इनपुट करेक्टर देन ये। जानते हो क्या है? इसने क्वेश्चन गलत किया है। ये प्रोग्राम का क्वेश्चन ये पुराना वाला ही छाप दिया है, ठीक है, ये वाला सेम एज इट इज। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, समझ रहे हो? ये सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम यहाँ पे बनाना था। यहाँ पे करेक्टर इनपुट लेना था एज अ ऑपरेटर, और जिस टाइप का ऑपरेटर इनपुट आए उसके करस्पॉन्डिंग में हमें वैसा ही ऑपरेशन परफॉर्म करना था। समझ रहे हो कैसा? कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है, अगर करेक्टर यानी ऑपरेटर एज अ करेक्टर आता, ठीक है, ऑपरेटर मान लो यहाँ पे एज अ करेक्टर प्लस आ गया, तो हमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म ऐड करना, एडिशन दो नंबर में ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करना। अगर माइनस आया तो हमें सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे डिवाइड आया तो डिवीजन करना है, मल्टीप्लाई आया करेक्टर, तो मतलब इन करेक्टर के बेसिस पे हमें दो नंबर इनपुट लेना है और करेक्टर, और जो करेक्टर जिस टाइप का सिंबल इनपुट आया करेक्टर, उसके अकॉर्डिंग वही ऑपरेशन उन दोनों नंबर में से उस दोनों नंबर में परफॉर्म करना है। तो ये ऐसा प्रोग्राम बनाना था, ठीक है। तो क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ है, बट सोल्यूशन देख के मुझे क्वेश्चन समझ आ गया। ये सिंपल कैलकुलेटर का प्रोग्राम था, ठीक है। तो कर क्या रहा है देखो, यहाँ पे इनपुट लेना है, ठीक है, रिजल्ट में कैलकुलेट करके रिजल्ट स्टोर करेगा, ठीक है। ये रिजल्ट वेरिएबल जो लिखा हुआ है ना, रिजल्ट 0। देन इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, ये लाइन क्लियर होगी। देन अब यहाँ पे बोल रहा है इनपुट अ नंबर, ठीक है, एम में इनपुट ले लिया नंबर, ठीक है। फिर बोला इनपुट अनदर नंबर, एक दूसरा नंबर भी इनपुट लो, उसे एन में ले लिया। अब दो नंबर इनपुट आ गए, एम में और एन में। अब इनमें कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो डिपेंड करता है कि तुम अब ऑपरेटर कैसा इनपुट कर रहे हो। वही चीज यहाँ पे नेक्स्ट इनपुट एंड ऑपरेटर, प्लस माइनस डिवाइड, है ना। अब यहाँ पे जो भी ऑपरेटर, वो करेक्टर में ऑपरेटर नाम के वेरिएबल पे इनपुट आएगा, ठीक है। ये करेक्ट एज अ करेक्टर फॉर्म में इनपुट ले रहा है, नेक्स्ट डॉट कैरेट करके। अब सर हाँ, ये इसमें क्या लिखा है? इनपुट एंड ऑपरेटर में ये क्या लिखा है? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, और के बाद क्या लिखा है? और ये डिवाइड का सिंबल है ना, स्लैश, और बगल से ब्रैकेट। वो जो तुम डबल कोटेशन में लिख दोगे वो एज इट इज आएगा, यानी ये पूरा सेम, समझ रहे हो? ये अच्छा, हाँ हाँ समझ आउटपुट में हमें दिखने वाला है, इनपुट एंड ऑपरेटर, इसके अंदर ये सारे सिंबल्स इक्वल, ऐसा सेम हमें दिखेगा। तो अब मॉड्यूलस तो ना होगा? नहीं, मॉडुलस इसमें सिंबल है ही नहीं, तो मॉडुलस हमें इनपुट नहीं करना, इसीलिए वो एग्जांपल दे रहा है कि इनमें से कोई एक इनपुट करो, ब्रैकेट्स में इसीलिए वो लिखा हुआ, अच्छा, ठीक है। तो अब इनमें से, इन चार में से एक सिंबल इनपुट किया जाएगा, तो वो ऑपरेटर में स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद चेक किया जाएगा इफ ऑपरेटर जो स्टोर है करेक्टर सिंबल, क्या वो प्लस के इक्वल है क्या। अगर है तो m प्लस एन परफॉर्म करो और रिजल्ट में स्टोर कर दो। अगर वो माइनस के इक्वल है तो एल्स इफ वाली कंडीशन, अगर ऑपरेटर माइनस के इक्वल है तो माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करो। ऑपरेटर अगर मल्टीप्लाई के इक्वल है तो मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म करो। ऑपरेटर अगर डिवाइड के इक्वल है तो यहाँ पे देखो फिर प्रिंटिंग मिस्टेक, यार बुक बहुत गलत है तुम लोग की, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह पे क्या होना चाहिए, डिवीजन। सुधार लेना बुक को। तो यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करो, और अगर इनमें से कोई भी ऑपरेटर मैच नहीं किया तो मतलब जाहिर सी बात है कुछ अदर सिंबल आ गया है जो कि इनवैलिड है, इनके अलावा अगर कुछ आया वो इनवैलिड, तो एल्स में प्रिंट करा दो इनवैलिड ऑपरेटर। एंड देन उसके बाद जो तुमने रिजल्ट प्रिंट कैलकुलेट किया है, द ऑपरेटर इज ये, सो आउटपुट इज, जो रिजल्ट में स्टोर हुआ वो प्रिंट करा देना था। सिंपल, क्लियर है?
ये इसका Yes. समझ आया? यहाँ पे इस जगह पे ये जो लास्ट वाला एलसीएफ है ना, ऑपरेटर इक्वल इक्वल डिवाइड, रिजल्ट इक्वल m इंटू एन है, यहाँ इंटू की जगह स्लैश लगा लेना, डिवाइड वाला सिंबल। सब लोग सुधार लो अपनी बुक में। इसका सोल्यूशन समझ सर है? लगा ले। हाँ, काम कैसे कर रहा है बन जाएगा ना। यस सर। ज्योति, यस सर। खुशनवी, सर इसमें ब्रैकेट क्यों नहीं लगे? कहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा? ये करली ब्रैकेट जैसे रिजल्ट से पहले और रिजल्ट के बाद। अब तुमको मैं ना बहुत कूटूं। इसमें सिंगल लाइन है ना इसलिए। ज्योति बताओ इसको, अच्छा, हाँ, कर्ली हाँ। ब्रेसेस क्यों नहीं लगा? मैंने पढ़ाया था ना कि जब भी किसी भी ब्लॉक की बात करें, एफ एल्स की, या हम लूप पढ़ेंगे तो वहां पे भी, तो हम एफ एल्स की यहाँ पे अगर बात करें तो अगर उसके बॉडी में केवल एक सिंगल स्टेटमेंट है तो हम करली ब्रेसेस नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? यस सर। पढ़ाए थे। कैसे भूल गई? जब पढ़े हो तब ना। कैसे भूल गई खुशनबी? अगर सर लगा देंगे तो भी चलेगा ना? हाँ, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट नहीं, सिंगल स्टेटमेंट है तो नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, इसलिए यहाँ पे अगर नहीं लगाया है तब भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है। ठीक है। देन यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया था, इसमें दो सिंबल यस सर। ना, टर्नरी ऑपरेटर में दो सिंबल यूज होते हैं, एक क्वेश्चन मार्क और एक कॉलन। ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन होगी, एक स्टेटमेंट यहाँ होगा और एक स्टेटमेंट यहाँ, देन सेमीकोलन, ऐसा। तो ये जो कंडीशन होगी अगर ये ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो है एक्सप्रेशन वो रिटर्न होता है रिजल्ट में, यानी वो एग्जीक्यूट होता है। और अगर ये वाला जो कंडीशन है ये फॉल्स है तो फॉल्स के केस में कॉलन के बाद वाला एक्सप्रेशन रिजल्ट में ऐसा रिटर्न हो जाता है। ये चीज मैंने एक दिन शुरुआत में ही बताया था जब ऑपरेटर वहां पे पढ़ रहे थे, याद है? यस यस सर। सर। अगर हाँ, कुछ प्रोग्राम भी बनाए थे मैंने, यहाँ पे बोला 5 ग्रेटर देन 6 क्वेश्चन मार्क 5 कॉलन 6 ऐसा लिखा, और यहाँ पे मान लो एक वेरिएबल है तो एन में क्या जाएगा इस केस में? तो पहले ये कंडीशन को देखो, ये कंडीशन क्या ट्रू है? नो सर। तो ट्रू नहीं है। और क्वेश्चन मार्क के बाद वाला एक्सप्रेशन कब चलेगा? जब ट्रू होगा। तो फॉल्स के केस में हम कॉलन के बाद वाला 6, तो 6 कहाँ पे आ जाएगा? एन में। तो ये तो सबको पता होगा, टर्नरी ऑपरेटर में इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? यस सर। यस सर। तो टर्नरी ऑपरेटर ये थोड़ा सा घर में इनको पढ़ना और इसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। ठीक है। ये जो लिखे हुए हैं सारे कि अब टर्नरी ऑपरेटर को हम एफएल्स में कैसे, उसका एक्सप्रेशन को एफएल्स में कैसे लिखेंगे, एफएल्स का एक्सप्रेशन टर्नरी ऑपरेशन में अगर कन्वर्जन करना है तो कैसे करेंगे, ये दो नंबर में आते हैं एग्जाम में। ठीक है। इनको देखना और जब कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे और इनके प्रोग्राम को भी बनाएंगे। ठीक है। और स्विच स्टेटमेंट भी कल ही पढ़ेंगे। इतने तक तुम लोगों को बुक पढ़ना है आज।